Talk to us about Sant Tukaram and whatever the things are going on social media and everything. Can you just shed some light for our audience? देखिए, संत तुकाराम नाम की जो हमारी फिल्म है, ये पूरे भारतवर्ष में प्रदर्शित हो रही है 18 जुलाई को। ये महाराष्ट्र के बहुत ही एक बड़े संत थे, लेकिन ये सिर्फ महाराष्ट्र के संत नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। और इनके जीवन का जो मैसेज है वो बहुत ज़रूरी है कि घर घर गांव गांव जाए। इसलिए हमने इस फिल्म को हिंदी में बनाया, क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, ये हमारे ज्ञान की भी धरोहर है, ये एक तरीके से हमारी विरासत है, हमारी लीगेसी है। तो इस प्योर इंटेंट के साथ हमने इस फिल्म को बनाया। और अगर आप महाराष्ट्र के लोगों की बात करें तो महाराष्ट्र के लोगों के डीएनए में संत तुकाराम महाराज का निवास है, वो रहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये कहानी घर घर पहुँचे, इसलिए हमने ये संत तुकाराम महाराज के ऊपर की ये फिल्म हमने बनाई है और ये 18 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। और मेरे ख्याल से मैं आपके दर्शकों से यही अपील करूंगा कि फिल्म को जाएं, देखें और समझें। जी। So, why not in Marathi and why in Hindi for the wider audience? No, yeah, because we always wanted the film to go to a very wide audience, and of course, people who are intellectuals, people who are interested in history, they do know about Sant Tukaram Maharaj, but a general section of audience they do not know। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल लोग सिनेमा के थ्रू, ओटीटी के थ्रू और रील्स के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा जानते हैं, या ज़्यादा उस पर लोगों का झुकाव ज़्यादा है कंपेयर टू रीडिंग। तो शायद उसकी वजह से और उस वजह से जो है फिल्म ज़्यादातर लोगों को पहुँचे। इसी बस हमारा एक ही ये है। देयर इज़ अ स्लाइट, you can say, you can't say it controversy, but there is a slight discordant note that some people in Maharashtra are saying that the film should only be made in Marathi. So our intention is very noble and our intention is very pure, and the only intention is to take the film to every nook and corner of the world. That is why we have made it in Hindi. सर, सो हम जब भी ऐसी हिस्टोरिक फिल्म्स बनाते हैं हम देखते हैं कुछ ना कुछ सेंसरशिप में इशू आ जाता है, या देर आर सम पीपल हु आर अनहैप्पी एंड देर आर सम पीपल हु आर वेरी हैप्पी विद इट। सो आपकी इस दौरान भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं, हमने भी देखा है, और ऑब्वियसली आपके पास भी होंगी, तो आपको चैलेंजेस जो आप बता सकते हैं ड्यूरिंग दिस? दो तरह के चैलेंजेस आते हैं फिल्म मेकिंग में, इस तरह की फिल्म मेकिंग में। एक तो क्रिएटिव चैलेंज है जो आप अलग अपने ही जो अलोन एक आपके सॉलिट्यूड का चैलेंज होता है कि फिल्म को कैसे पेपर पर लाएं और फिर पेपर से कैसे उसको सेल्यूलॉइड पर लाएं या डिजिटल पर लाएं। वो चैलेंज तो आसान चैलेंज होता है, लेकिन जब भी आपको हिस्टोरिकल काम करने आते हैं उसके बाद का जो सेकंड चैलेंज है, वो चैलेंज बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आपको, अगर आप किसी हिस्टोरिकल फिगर के ऊपर फिल्म बना रहे हैं तो फिर मतलब ऐसा हो जाता है कि आपको हर चीज़ एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखी जाती है, और आपकी छोटी अगर कोई गलती भी हो गई अनजाने में या अनकॉन्शियसली भी, तो उसको बहुत मैग्नीफाई करके दिखाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे कंट्री में बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट हो गए हैं जो जिनकी भावनाएं हर छोटी सी बात पे आहत होती हैं। वो बड़ी पिक्चर नहीं देखते हैं कि फिल्म के पीछे का उद्देश्य क्या है, कि फिल्म के पीछे का मेन उद्देश्य है संत तुकाराम महाराज के संदेश को घर घर पहुंचाना, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनके जो अभंग हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उनको घर घर पहुंचाना, और वो मैग्नीफाइंग ग्लास में लगा के छोटी छोटी चीज़ें देखने। तो ये बहुत ही बड़ी त्रासदी है मॉडर्न टाइम्स में कि कोई भी फिल्म मेकर, हम फिल्म मेकर्स और हमारा सिनेमा एक सॉफ्ट टारगेट हो गया है, लोग उसके पीछे की मंशा नहीं देख रहे हैं। और अगर हमसे कोई गलती भी होती है तो वो जानबूझकर नहीं होती है। एक तो हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की बहुत कमी है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हमारे यहाँ होता था सिर्फ राजाओं महाराजाओं के बारे में। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि संत तुकाराम महाराज किस ईयर में, किस सन में पैदा हुए, उसके ऊपर भी एक मत नहीं है। तो जब किसी भी चीज़ के ऊपर एक मत नहीं है, इतिहास में ही एक मत नहीं है, हम देखते हैं ना कि हर टॉपिक पे इतिहासकार भिड़ते रहते हैं, तो आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एकदम, भाई हम एज अ फिल्म मेकर संदेश पहुंचा सकते हैं, हम उनकी जीवन की मूल पहुंचा सकते हैं, उनके जीवन का सार पहुंचा सकते हैं। हमको इतिहासकार हम नहीं हैं, और जब इतिहासकार भी एक किसी बात पे सर्वसम्मत नहीं है तो हम कौन से हो। तो उसकी वजह से क्या हम फिल्म नहीं बनाने? फिल्म तो हम बनाएंगे, क्योंकि ये संदेश जनरेशन को जाना ज़रूरी है। तो ये जो चैलेंजेस हो गए हैं आज की डेट में, जो फिल्म को पॉलिटिकल नैरेटिव्स दे दिए जाते हैं और जो फिल्म को इतना मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है, ये चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो आपने अपना डेब्यू 2002 में किया था, एंड
अब 2025 चल रहा है. सो इफ यू टॉक अबाउट, तब सोशल मीडिया इतना नहीं हुआ करता था. अब सोशल मीडिया आ गया है एंड बूम पर है. हर छोटे टॉपिक को भी बड़ा करके दिखाया जाता है एंड सोशल मीडिया पे हर कोई अपने अपने मत देता है, अपने अपने बातें, ओपिनियंस देता है. सो मतलब इतने टाइम में कोई ट्रांजिशन दिखा आपको चीज़ों में, और क्या पहले ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती थी या अब ज़्यादा एग्जैजरेट हो रही है चीज़ें? अब क्या है कि सोशल मीडिया हैज़ गिवन अ वॉइस टू एवरीवन, ठीक है. तो और बिकॉज ऑफ द, यू कैन से बिकॉज ऑफ द political nature of social media, what happens is that all these media cells, all the political parties are having, and even the pressure groups are having, so they amplify even the voices which are on the fringe, और उनको ऐसा दिखाते हैं कि भाई ये तो एकदम मेन स्ट्रीम ओपिनियन है. हम बहुत सारी फिल्मों का हमने देखा है कि बड़ा ओपिनियन, बड़ा ओपोज हुआ आने से पहले, लेकिन ऑडियंस ने तो बहुत प्रेम किया. ऑडियंस ने तो भर भर के थिएटर्स में गई और उन्होंने देखा. और तो मतलब ये जो फ्रिंज की वॉइसेस हैं उनको कुछ लोगों ने एम्पलीफाई करके उसको ऐसा बताया कि भाई ये तो पूरी कंट्रोवर्सी. इसमें कुछ बॉलीवुड मेकर्स ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझ के करते हो, लेकिन हमारे जैसे लोग जो बड़े नोबल इंटेंशन के साथ काम करते हैं उनको दुनिया भर के हेडेक्स देखना पड़ता है. तो ये एक परिवर्तन हुआ है. लेकिन सिनेमा हमेशा से एक सॉफ्ट टारगेट रहा है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस युग में सोशल मीडिया नहीं भी था, उसी युग में भी फलाने सेंसर बोर्ड के देखने के बाद भी फलानी फिल्म बैन करो, ये फिल्म कैसे पास हो गई, मोर्चे निकलते थे, पुतले जलाए जाते थे जब सोशल मीडिया नहीं भी था. तो सोशल मीडिया ये है कि उन वॉइसेस को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करके ऐसा लगता है कि बस चारों तरफ विरोध हो रहा है और लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रहा है, थोड़ी एम्पलीफिकेशन हो गई. लेकिन ये विरोध सिनेमा हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहा है, सारे प्रेशर ग्रुप्स का, पॉलिटिकल पार्टीज का. तो ये तो त्रासदी है हमारे देश की, क्या करें. सर, कुछ आप अपनी फिल्म के बारे में ऐड करना चाहेंगे? मेरी फिल्म के बारे में यही ऐड करना चाहूँगा कि हर कोई जो संस्कृति में इंटरेस्टेड रखता है, जिसको भारतीय इतिहास में इंटरेस्ट है, जिसको पारिवारिक संबंधों में इंटरेस्ट है, जो सिनेमा में रुचि रखता है, वो ज़रूर जाके ये फिल्म देखे. क्योंकि और संत तुकाराम महाराज का संदेश क्यों रेलेवेंट है, वाई द फिल्म इज स्टिल रेलेवेंट टुडे, ये फिल्म इतनी प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि आज भी हम उन्हीं विषयों पे बात कर रहे हैं कि धर्म के मूल में क्या है, समानता के मूल में क्या है, एक्चुअल गवर्नेंस क्या होती है, फैमिली वैल्यूज़ क्या होती हैं, कम्युनिटी कैसे बनती है, सोसाइटी में लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. एक तो संत तुकाराम महाराज ने जो अभंग लिखे हैं, जो कविताएं लिखी हैं, जो टीचिंग्स लिखे हैं, वो 4-5 हज़ार से ऊपर अभंग हैं. कुछ लोग ये भी कहते हैं 8,000 अभंग हैं. तो ये जो इतने सारे संत तुकाराम महाराज ने अभंग लिखे हैं, ये हर विषय पे लिखे हैं. जैसे हिंदी में संत तुलसीदास जी ने हर विषय में लिखे हैं, और हमारे यहाँ जो लोग कल्चर को जानते हैं और जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ी है, वो उनके दोहों को अक्सर हर सिचुएशन में कोट करते हैं. तो उसी तरीके से संत तुकाराम महाराज ने हर विषय पे लिखा है. तो वो इस जनरेशन को जानना ज़रूरी है कि संत तुकाराम महाराज क्या सोचते थे, कि धर्म के मूल में क्या है, समानता के मूल में क्या है, व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस, हाउ अ फैमिली शुड बी, हाउ अ मैन शुड बी, हाउ प्रीस्ट्स शुड बी, अंधविश्वास के खिलाफ क्या थे, रीति रिवाजों को कहाँ मानना चाहिए, कहाँ नहीं मानना चाहिए. ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी. उस ज़माने में वो रिवोल्यूशनरी थे जो खड़े हुए और पुरानी चीज़ों के खिलाफ. तो लोगों को देखना चाहिए. मेरा पर्सनल जो इंटरप्रिटेशन है संत तुकाराम महाराज का, वो लोगों से थोड़ा सा अलग है. मैंने उनके रिवोल्यूशन में भी एक लव और कंपैशन दिखाया है. उनकी जो क्रांति थी वो भी एक प्रेम और करुणा से भरी हुई क्रांति थी. तो उस एस्पेक्ट को मैंने एनहांस किया है, और उनकी भक्ति साइड को मैंने उतना ही बराबर रखा है जितना उनकी क्रांतिकारी साइड को. ये थोड़ा सा डिग्रेशन है फ्रॉम द मराठी फिल्म्स तुकाराम विच हैव बीन मेड इन द पास्ट. सर, सुबोध भावे जी मेन रोल प्ले कर रहे हैं बेसिकली. सो व्हाई हिम फॉर द मेन लीड एज? नो, व्हाई नॉट हिम? बिकॉज देखिए, मैं तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए था जिसको पहली बात तो महाराष्ट्रियन संस्कृति के बारे में पता हो, ठीक है, और जिनको बहुत ज़्यादा मुझे संत तुकाराम महाराज के बारे में बताने की ज़रूरत ना पड़े. तो महाराष्ट्र के गांव-गांव में संत तुकाराम महाराज के अभंग आपको जान के आप विश्वास करिए कि वो गांव-गांव में आज भी शाम को बजाए जाते हैं, और वो चलते हैं, लाउड स्पीकर्स पे चलते हैं, नहीं तो मंडलियाँ बैठ के गाती हैं. तो मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हो. और दूसरी बात ये थी कि जो बहुत ही मंझा हुआ कलाकार हो. तो सुबोध भावे ही इज़ नोन एज द बायोपिक किंग, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी बायोपिक्स की हैं. तो मुझे लगा कि उनसे अच्छा कोई नहीं होगा जो संत तुकाराम महाराज कर सकता है.
तो ये दोनों पैरामीटर पे वो खरे उतरे थे। क्या सर, टॉकिंग अबाउट कॉलीवुड कहते हैं ना आपकी इंडस्ट्री को? टॉलीवुड, हाँ, तो तेलुगु मतलब फिल्म इंडस्ट्री, हाँ, या सो यू नो बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहुत बातें होती हैं, सो क्या उस साइड कुछ ऐसा है, और क्या आप उसके बारे में कुछ लाइट देखिए, शेड कर सकते नेपोटिज्म पे मेरा टेक जो है, पहली बात तो नेपोटिज्म बहुत ही नेचुरल चीज़ है। बिकॉज अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस बना रहा है तो वो किसी बाहर वाले को नहीं देगा, है ना। कोई कितना भी टैलेंटेड हो, वो अपना बिजनेस किसी बाहर वाले को नहीं देगा। तो इसलिए मैं नेपोटिज्म को उतना बुरा नहीं मानता हूँ जितना बुरा लोग कहते हैं नेपोटिज्म। लेकिन हाँ, ये बात भी ज़रूर है कि सिनेमा एक पब्लिक क्षेत्र है और ये पब्लिक फील्ड है, तो पब्लिक इसको अपना क्षेत्र मानती है। तो इस क्षेत्र में अगर आप अपना नेपोटिज्म करिए, आप अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, लेकिन दूसरों के लिए दरवाजे बंद मत करिए। तो अगर दूसरों के लिए आप दरवाजे बंद करेंगे तो फिर आपकी जिस भी इंडस्ट्री में हो, उस इंडस्ट्री में अच्छा टैलेंट आना बंद होने लगेगा, वो इंडस्ट्री की ग्रोथ होनी बंद होने लगेगी, और शायद पब्लिक परसेप्शन में भी वो इंडस्ट्री लोगों की निगाह से उतरने लगेगी, जो शायद बॉलीवुड के साथ आज हो रहा है। लेकिन नॉर्थ के लोग ये कम जानते हैं कि अगर हम इस नेपोटिज्म को बात करें, या नेपोटिज्म नहीं कहूँगा, जो परिवारवाद की बात करें, ये दक्षिण भारत में ज़्यादा है, और ख़ासकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में तो काफ़ी है। आपको एक एक परिवार में 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 हीरोज़ भी मिल जाएंगे। तो उस स्तर पर है वहाँ पर। वो अच्छा है या बुरा है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो उस स्तर पर वहाँ पर भी है। तो नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ की ऑडियंस को ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में है, लेकिन ऐसा है नहीं। और परिवारवाद वहाँ पर और भी ज़्यादा है, और भी ज़्यादा गहरा है। सर, कैन यू टेल अस अबाउट योर सम सोशल वर्क, और क्या है ये? देखिए, हर आदमी की एक हर जो कोई भी व्यक्ति है, उसकी एक तो अपनी फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपने करियर की तरफ होती है, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी एक सोसाइटी की तरफ भी होती है। तो आई एम नॉट वेरी मतलब कंफर्टेबल, बट आई डू टॉक अबाउट इट जस्ट टू इंस्पायर द यूथ कि आप लोग थोड़ा सा समाज के लिए भी करिए। बिकॉज हम लोग आज की डेट में, या हमेशा से शायद, बहुत आई मी माई सेल्फ वाली जनरेशन है, हो गई है हमारी, कि मेरी नीड्स फुलफिल हो रही हैं कि नहीं, मुझे अटेंशन मिल रहा है कि नहीं, व्हाट एम आई गेटिंग इन द बार्गेन, नॉट व्हाट एम आई गिविंग एंड व्हाट आई शुड बी। तो थोड़ा सा एक आई डू ट्राई टू डू समथिंग इन द एजुकेशनल फील्ड। मैंने अपने आदिवासी भाइयों के लिए और उनके लिए भी मैंने कुछ, तेलंगाना में कुछ जगहों पे मैं सोशल वर्क करता हूँ। कुछ गांव ऐसे हैं, खासकर चेरुपल्ली, कोत्तापल्ली, ये जो 2 गांव हैं, यहाँ पर मैंने काफ़ी सर्विसेज और काफ़ी कोशिश की है, और भी प्रयत्नों में मैं लगा हूँ, चाहे वो उन गाँवों को डिजिटलाइज़ करना हो, या वहाँ पे एम्बुलेंसेस का वो हो, या वहाँ पे आरओ वाटर प्लांट का वो सब, या वहाँ के स्कूलों को कुछ मदद करनी हो, या हमारे जो होनहार विद्यार्थी हैं उनको कुछ वहाँ पे मदद करनी हो, तो वो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहता हूँ, बहुत ही छोटे स्तर पे। सर, आपने 2 डिके से काम 2 किया। डिके से काम कर रहे हैं आप, सो यू नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एंड आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं, देन फिर तेलुगु इंडस्ट्री में जाना, व्हाई नॉट बॉलीवुड, एंड व्हाट डू यू हैव No, टू no, I've never planned. No, it's life में it never happens. Whatever you plan, na, it hardly happens. I never planned it. I was working in Bollywood. मैं हिंदी सीरियल्स करता था, बिना प्लानिंग किए मुझे एक डायरेक्टर मिल गए साउथ के, उन्होंने मुझे हीरो बना दिया। वो लंबी कहानी है, आपका पॉडकास्ट ख़त्म हो जाएगा कि उन्होंने क्यों कैसे हीरो बनाया, लेकिन उन्होंने बना दिया। फिल्में चल गई, स्टैब्लिश हो गए, फिल्में फ्लॉप हो गई, बाहर हो गए, फिर दोबारा आ गए, फिर दोबारा फिल्में चलने लगी, अब एक और स्टेटस पे आ गए, फिर हिंदी में भी कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक लंबी जर्नी रही है 2 डिकेड्स की। मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मैंने ऐसे भी सिचुएशंस देखे हैं कि जो आज की तारीख में इंडिया में नंबर 1 और बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, मैं उन्हीं के लेवल पे था एक टाइम पे। लेकिन कुछ कारणवश मैं फिर मेरी फिल्में आगे की नहीं चली, और मैं वहाँ से नीचे हो गया। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं मेरे करियर में भी। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ फ्लॉप्स, लॉट्स ऑफ ब्लैक होल्स इन माई लाइफ। ऐसे भी फेजेस रहे हैं जिनमें मैं काफ़ी डिप्रेशन वगैरह में भी चला गया था। तो बट आई केम आउट ऑफ इट, आई फॉट, एंड आई एम वर्किंग अगेन इन साउथ एज वेल एज इन नॉर्थ। जी। सो सर, टॉकिंग अबाउट योर सोशल वर्क, आपने सोशल वर्क के बारे में बात करी, आपने मूवीज़ के बारे में बात करी, सो यू नो
मेंटल हेल्थ, व्हेन यू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, इसके बारे में बहुत कम बात करते हैं लोग आजकल. सो आप इसको कितना सीरियसली लेते हैं एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? नहीं, मेंटल हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद भी, तो वो इसीलिए बैठा हूँ बिकॉज मेंटली आई एम हेल्दी. और मेरे अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट है और एक रियलिटी चेक है. तो एक्सपेक्टेशंस को अगर अपने आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए अपेक्षाओं को, और थोड़ा सा रियलिटी चेक अगर किसी को रहे, रियलिटी चेक इन द सेंस कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, हमारे साथ बेस्ट क्या हो सकता है, हमारे साथ वर्स्ट क्या हो सकता है, क्या हम बेस्ट के लिए रेडी हैं, क्या हम वर्स्ट के लिए रेडी हैं. ठीक है, तो वो एक रियलिटी चेक हुआ कि हम बेस्ट के लिए भी रेडी हैं, हम वर्स्ट के लिए भी रेडी हैं. तो आपकी मेंटल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आप बेस्ट और वर्स्ट के लिए रेडी नहीं हो तो डेफिनेटली आप यू विल गो डाउन द वेल, या तो फिर यू विल गो डाउन द वेल इन बोथ वेज. अगर आपके साथ बहुत अच्छा हो गया तो भी आप संभाल नहीं पाओगे, तो फिर भी आपका बिहेवियर और आपकी सारी चीज़ें पूरी दुनिया की न्यूज़ बनेंगी, है ना. इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर द वर्स्ट, बिकॉज ये फील्ड कोई रेगुलर फील्ड तो है नहीं. स्पोर्ट्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, सिनेमा हुआ, इसमें तो आइदर यू शाइन, या तो अर्श पे या तो फर्श पे. देयर इज़ नो मिडिल ग्राउंड कि आपको सैलरी मिलेगी, यू नो, आपके घर में 3 तारीख को या 1 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. तो एवरीवन हैज़ टू बी रेडी. और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़े मोटिवेटेड रहें अपने लाइफ गोल्स को लेकर, और ये बात समझें कि जीवन में हर चीज़ प्लानिंग से नहीं होती है और हर चीज़ आसानी से नहीं होती है. तो अगर अनप्लैंड आपके साथ कुछ डिजास्टर्स भी हो रहे हैं तो वन हैज़ टू एक्सेप्ट इट, वन कांट डिनाई इट. अगर हम डिनाइल में रहेंगे तो फिर हमको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी. जब मेरा करियर ज़ीरो हो गया था साउथ में ईयर 2009-10 में, तो मैंने एक्सेप्ट किया उस बात को कि आदित्य, आपकी 11 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, आप उस बात को एक्सेप्ट करिए दैट यू हैव टू स्टार्ट अगेन. अगर आप वही बैगेज लोगे कि आप 2004 तक का कि मैं स्टार हूँ और ये है वो है, तो आप नहीं आगे चल पाओगे. तो यू हैव टू कम डाउन फ्रॉम योर पेडिस्टल, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड थिंक लाइक अ न्यू कमर अगेन. तो वो होना चाहिए, वो होना चाहिए. अगर आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट, वो क्लैरिटी, वो थॉट, वो ज़रूरी नहीं है कि सबको इनबिल्ट हो, वो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन से आती है. जी. सर, टॉकिंग अबाउट योर जर्नी एज बिग बॉस, बिग बॉस आपने किया, कैसा रहा आपका वो जर्नी? एंड आपने मेंटल हेल्थ, क्योंकि वहाँ पे लोग कहते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट होता है बिकॉज यू हैव नो फोन, सब कुछ बहुत डिफरेंट हो जाता है एंड यू आर जस्ट आउट ऑफ द रियल वर्ल्ड टू अ इमेजिनरी वर्ल्ड, एकदम बंद सब कुछ. सो कैसा था उसका एक्सपीरियंस आपके लिए? देखिए, मेरे लिए तो मैं आपको सच बताऊं तो बिग बॉस में जाने पे मैं पहली बार, मैं 1 महीना ही रहा था, तो 35 डेज टू बी प्रिसाइज. बिग बॉस में जाने के बाद कुछ 20 साल बाद मैं फ़ोन से और इन सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो पाया. तो बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर ऐसी थीं जो मैंने सेल्फ डिस्कवरी भी की कि मेरे अंदर हैं ये चीज़ें, नेगेटिव या पॉजिटिव, जो मुझे पता नहीं था बिग बॉस में जाने, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता था उसके पहले कि मैं इतना इंट्रोस्पेक्शन कर सकूं, या ऐसे मैं बिना डिस्ट्रैक्शंस के मैं हूं. एक तो वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था. दूसरी, थोड़ा सा बिग बॉस का फॉर्मेट ऐसा है कि वो आपको एज पे रखते हैं, टेंटर हुक्स पे रखते हैं. सोना कम होता है, कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम नींद मिले, खाने खाने के लिए भी आप फाइट ही करें. ठीक है. और तो इस तरह की चीज़ें वो करते हैं कि आप थोड़ा एज पे रहें और कुछ मसाला दें, इस तरह की कोशिश वो करते हैं. लेकिन वो मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था, और मुझे ये लगता है कि अगर मौका मिले तो हर किसी को बिग बॉस में एक बार ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वो मतलब आउटसाइड वर्ल्ड के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आपका कमर्शियल फ़ायदा क्या होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो आपके लिए. तो हो सकता है आपके इंटरनल बहुत सारे ब्लॉक्स खुल जाएं, आपको पता चले कि आपके अंदर इंटरनल ब्लॉक्स भी हैं. तो मेरे ख्याल से जिसने भी इस फॉर्मेट को डिज़ाइन किया वेस्ट से ही आया है, वो कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजी का मास्टर रहा होगा, जिसने इस बिग बॉस गेम को जिसने भी ये डिज़ाइन किया और जो भी ये लेकर आया. इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, एंड इट इज़ नॉट एट ऑल अ स्क्रिप्टेड शो जो बहुत सारे लोग सोचते हैं. इट इज़ नॉट एट ऑल अ स्क्रिप्टेड शो.
हमको बाहर से सिर्फ बैटरीज मिलती थी और खाना मिलता था, दैट्स इट। बाकी ओरल इंस्ट्रक्शंस आते थे कि आज ये होगा। अगर उस गेम में जो भी गेम या टास्क हमको दिया जाता तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर होती थी तो पेज पे पूरे रूल्स क्लियरली लिख कर आते थे। अदरवाइज बैटरीज और खाने के अलावा हमको बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं था। सो कह सकते हैं कि एक तरीके से इट इज अ डिटॉक्सिफाइंग शो। जो लोग बाहर टॉक्सिफाइंग भी हो सकता है, हाँ, इन अ वे लोगों के लिए हो बिकॉज जाता है। आप देखिए क्या होता है ना कि आपके जो पेंट अप चीज़ें हैं, हम नॉर्मल दुनिया में किसी से बात कर लेते हैं। आज हमारे ऑफिस में कोई ख़राब एक्सपीरियंस हुआ, माँ को कॉल कर लिया, निकल गई वो बात, ठीक है। शाम को गर्लफ्रेंड से मिल गए, निकल गई वो बात, ठीक है। वहाँ तो कोई है ही नहीं शेयर करने के लिए। अच्छा, जो आपके पास आ भी रहा है बात करने, उसके दिमाग में ये है कि मुझे एक पॉइंट मिल जाए इनको नॉमिनेट करने को। अगर अगर आप उनसे कुछ दिल खोल के बोले भी तो वो कहेंगे, वो नॉमिनेशन में कहेंगे कि आप यहाँ एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप इस गेम के लिए कमजोर हो, आप निकल जाओ यहाँ से, यू आर मिसिंग योर फैमिली। तो आप वहां से खुल के किसी को, तो वो सारी चीजें आपके अंदर का और वो मेंटल और प्रेशर, आप बिलीव नहीं करिएगा, विद इन 35 days without exercising and without anything, I lost 6 kgs. So there is stress in Big Boss house. सर अभी लेटेस्ट में एक स्टंट हुआ था चेन्नई का, अगर आपने वो न्यूज़ देखा होगा। चेन्नई में एक स्टंट हुआ था जिसके दौरान एक स्टंट मैन ड्यूरिंग अ कार क्रैश, वो उसमें उनकी डेथ हो गई। सो आप भी फिल्म मेकर हैं एंड ऐसे स्टंट्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं, क्या आपको लगता है ये हार्म है टुवर्ड्स द ह्यूमन इन अ वे? क्योंकि SM राजू, ही वाज अ वेरी बिग स्टंटमैन ओवर देयर इन चेन्नई एंड during a stunt he's gone. So देखिए क्या है कि अभी भी, जैसे मैं अपनी लास्ट एक साउथ फिल्म की अभी शूटिंग कर रहा था 1.5-2 महीने पहले, तो वहाँ पर मुझे भी कुछ स्टंट्स करने थे हार्नेस वगैरह में बांध कर, और मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने स्टंट्स करूँ। लेकिन आज की डेट में डिमांड्स इतनी ज़्यादा बढ़ने जा रही है स्टंट की, और क्योंकि बहुत सारा जो हमारा सिने गोइंग वर्ग है ना, वो एक्शन देखना बहुत पसंद कर रहा है, और वो भी उड़ उड़ के मारने वाला एक्शन। एक आदमी 20-20, 50-50 को मार रहा है। तो जो एक्शन हम पहले करते थे, जो हैंड फाइट्स कोऑर्डिनेट करते थे, और जो बेसिकली वो एक्शन हैंड और लेग वाला एक्शन होता था, अब वो बहुत कुछ एरियल हो गया है। तो हमको हार्नेस बांध दी जाती हैं और वो चीज़ें बांध दी जाती हैं, क्रेन से लटका दिया जाता है, रोप से ऊपर नीचे खींचा जाता है, तो उसमें चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। सारी सिक्योरिटी, सारी सेफ्टी रखते हैं, लेकिन भाई एक्शन तो एक्शन है, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो कलाबाजी है, वो एक्रोबैटिक्स है। अगर किसी का पंच भी थोड़ा सा लेट हुआ या किसी की लैंडिंग भी ज़रा सी भी लेट हुई, तो हमको भी छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। कभी कोई बड़ी चोट नहीं लगी एक बार को छोड़ के, लेकिन सेफ्टी मेजर्स और भी अच्छे मेरे ख्याल से हो सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं। और एक ख़ास किस्म की, एक ख़ास बजट की फ़िल्मों को छोड़ के जो मीडियम बजट की भी फिल्में होती हैं या लो बजट की भी फिल्में होती हैं ना, उनमें इंश्योरेंस और इस तरह की चीज़ आज भी नहीं होती। आप जान के आश्चर्य करेंगी, द फिल्म्स आर नॉट इंश्योर्ड, पीपल आर नॉट इंश्योर्ड हु आर डूइंग एक्शन एंड ऑल। सेट पे जो एम्बुलेंस वगैरह होनी चाहिए एक्शन सीन के दौरान, वो सब भी चीज़ें मीडियम बजट और लो बजट फिल्मों में नहीं होती हैं। तो देयर आर सम रेगुलेशंस विच शुड बी इन प्लेस। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो एक ग्रे एरिया है जी। सर टेल अस समथिंग अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देखिए क्या है कि अब अगर संत तुकाराम महाराज बनाने के बाद अगर लोगों ने मुझे छोड़ दिया अगर लोगों ने मुझे छोड़ दिया और बहुत ज़्यादा लिंच या ट्रोल नहीं किया, तो फिर मैं संत तुलसीदास महाराज के ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूँ, बिकॉज उनकी भी एक कहानी ऐसी है कि जो विच नीड्स टू बी टोल्ड। अगेन इट इज़ अ एक्ट ऑफ क्रॉनिकलिंग एंड टेलिंग द न्यू जनरेशन ऑफ तुलसीदास जी। और उनका मैसेज, हनुमान चालीसा हम सब लोग पढ़ते हैं, हम सबके घरों में हनुमान चालीसा, लेकिन हनुमान चालीसा जिन्होंने लिखी उनके जीवन के बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। रामचरितमानस जिन्होंने लिखी, और आज जो हर चीज़ में हम भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, और जो पूरा इवन पॉलिटिकल एजेंडाज भी जो चल रहे हैं, तो ये चीज़ें कहाँ से शुरुआत हुई थी और कैसे शुरू हुई थी। तो उसके लिए तुलसीदास जी का जीवन और उनकी कहानी आज उतनी ही प्रासंगिक है। तो उसके ऊपर मेरा काम ख़त्म हो गया है, बस मैं कास्टिंग के दौर में हूँ। अगर तुकाराम महाराज का अनुभव मेरा बहुत बुरा या कड़वा नहीं रहा,
तो मैं डेफिनेटली तुलसीदास जी के ऊपर फिल्म 100% मैं बनाऊंगा। इसके अलावा मेरे कुछ साउथ के प्रोजेक्ट्स हैं एज एन एक्टर जो आ रहे हैं। और सर आपने कास्टिंग की बात करी, तो आपने किसी को दिमाग में रखा है इस रोल के लिए? मैंने नहीं दिमाग में रखा भी, ऑलमोस्ट फिक्स भी हो गए हैं, लेकिन अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ ना, वो सब अग्रीमेंट्स की बात होती है।